हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे को-करिकुलर के माइनर सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसकी एक यूनिट में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, सो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे जो बीए, बीएससी एंड बीकॉम सभी के लिए है। सो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूनिट सेकंड है इसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, यानी कि साक्षात्कार की तैयारी एवं सामूहिक वार्तालाप। साक्षात्कार या क्या होता है, ये होता है इंटरव्यू। साक्षात्कार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर का मीन होता है आंतरिक एंड व्यू का मीन होता है अवलोकन। सो किसी भी व्यक्ति का आंतरिक अवलोकन करना कहलाता है हमारा साक्षात्कार, या फिर हम बोल सकते हैं इंग्लिश में इंटरव्यू। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। साक्षात्कार शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? अंग्रेजी रूपांतरण है इसका भाई इंटरव्यू। साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? आंतरिक अवलोकन करना। इसके जो मीन से पता चल रहा है हमें। थर्ड पर दिया गया है कि साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का है। एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का क्या है? आदान प्रदान, जिसमें हमसे क्वेश्चन पुटअप करता है और हम आंसर देते हैं। साक्षात्कार एक तकनीक है जिसमें किया जाता है, क्या किया जाता है? नैतिक वार्तालाप, अभिव्यक्ति, मौखिक विचार विमर्श या अभिनंदन। तो इसमें क्या होता है हमारा? नैतिक वार्तालाप। उसके बाद दिया गया है कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। तो यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था हमारे MN बिसु। इन्होंने ये कथन दिया था, ये याद करना पड़ेगा आपको। इस प्रकार के साक्षात्कार में केवल दो ही व्यक्ति होते हैं, एक साक्षात्कारकर्ता तथा दूसरा साक्षात्कार दाता, यानी कि एक इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम व्यक्तिगत साक्षात्कार। सामूहिक में तो ज़्यादा होंगे ना। साक्षात्कार का कौन सा प्रकार वाद विवाद की सभा का रूप ले लेता है? वाद विवाद की सभा का जो रूप लेता है वो लेता है हमारा सामूहिक साक्षात्कार। उसके बाद दिया गया है कि किस साक्षात्कार में केवल वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो अनुसूची में सम्मिलित होते हैं। तो औपचारिक जो होता है, औपचारिक में वही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, पहले से रेडी होते हैं जिसमें जो अनुसूची में शामिल होते हैं। किस साक्षात्कार में नए प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है? तो जो हमारे अनौपचारिक साक्षात्कार होते हैं उसमें नए प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है। किस साक्षात्कार में सूचना संकलित करने के लिए अनेक बार साक्षात्कार किया जाता है? तो ये किया जाता है पुनरावृत्ति में। अनेक बार संकलित करना हो तो वो पुनरावृत्ति ही कहलाएगी, और ये कहलाएगा पुनरावृत्ति साक्षात्कार। निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक, अनियंत्रित तथा संचालित साक्षात्कार के समान होता है? तो ये होता है हमारा अनिर्देशित, यानी कि अनौपचारिक होता है, अनियंत्रित होता है तो अनिर्देशित ही होगा ये। किस साक्षात्कार को सूचनादाताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने हेतु प्रयोग किया जाता है? अनियंत्रित साक्षात्कार, केंद्रीय साक्षात्कार। केंद्रीय साक्षात्कार यानी कि किस साक्षात्कार को सूचनादाताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। किस साक्षात्कार का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज से संबंधित होता है? सो अनुसंधान जो होता है, अनुसंधान हम इसीलिए करते हैं, कोई भी रिसर्च, ताकि कोई नई खोज कर सकें। इसके बाद दिया गया है कि किस साक्षात्कार में घटनाओं के घटित होने को विशेष कारकों की खोज की जाती है? कारक परीक्षक साक्षात्कार, नेम से थोड़ा पता चल रहा होगा। किस साक्षात्कार को सूचनादाता के आंतरिक जीवन में प्रवेश के रूप में देखा गया है? आंतरिक जीवन में प्रवेश के रूप में, यानी कि उससे कुछ उसका इंटरनल जो जीवन होता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो उसको बोलेंगे हम प्रत्यक्ष साक्षात्कार। कौन सा साक्षात्कार टेलीफोन के माध्यम से किया जाता है? टेलीफोन के माध्यम से तो अप्रत्यक्ष ही होगा। प्रत्यक्ष जो होते हैं वो सामने प्रकट होता है एकदम। सो ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर। उसके बाद दिया गया है कि किस साक्षात्कार को औपचारिक, बंद तथा मानक साक्षात्कार भी कहते हैं? जो हमारा संचरित साक्षात्कार होता है इसको हम बोलते हैं औपचारिक, बंद तथा मानक साक्षात्कार।
उसके बाद दिया गया है कि किस साक्षात्कार में अनुसूची का उपयोग नहीं किया जाता है। अनुसूची का उपयोग किस साक्षात्कार में नहीं किया जाता है? असंचरित साक्षात्कार। ठीक है। उसके बाद दिया गया है असंचरित साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें विषय अनिश्चित होते हैं तथा प्रश्नों का स्वरूप साक्षात्कार में भाग लेने वालों के बीच पारस्परिक क्रिया पर आधारित होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया था जो रेबर एवं रेबर थे इन्होंने। ये आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि किसने क्या डेफिनेशन दी है ये याद करना होता है। आमने सामने साक्षात्कार का उद्देश्य है साक्षात्कार के व्यक्तित्व को जानना, साक्षात्कार की क्षमता एवं कौशलों को जानना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? सी, ए एवं बी दोनों। किस साक्षात्कार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है? टेलीफोनिक, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर कि किस साक्षात्कार को आभासी साक्षात्कार कहते हैं। तो कौन सा जो हमारा साक्षात्कार है वो क्या होता है? आभासी साक्षात्कार कहलाता है। तो इनमें से हमारा जो वीडियो साक्षात्कार है वो आभासी साक्षात्कार कहलाता है। इसके बाद दिया गया है कि वर्तमान में वीडियो साक्षात्कार के उदाहरण हैं गूगल मीट, जूम या फिर दोनों। सो ऑप्शन सी राइट है यहाँ पर, ये दोनों ही हैं। साक्षात्कार के दौरान ध्यान साक्षात्कारी की ओर रखना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? उसका हाव भाव देखने के लिए। साक्षात्कार के दौरान टेप रिकॉर्डर का प्रयोग क्यों जाता है? साक्षात्कार को उसी की जो बातें होती हैं बातों को उसी के शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए, साक्षात्कार के संबंध में वाद विवाद से बचने के लिए, बाद में कोई शिकायत करने लगे। सो दोनों ही राइट है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। साक्षात्कार में टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किसकी अनुमति से किया जाता है? साक्षात्कार दाता, यानी कि इंटरव्यू देने वाला जो होता है उसकी हम जो वो लेंगे परमिशन तब होगा। साक्षात्कार में किस प्रकार के टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करना चाहिए? इसमें सेलयुक्त टेप रिकॉर्डर का प्रयोग हमें करना चाहिए। साक्षात्कार के दौरान आपकी एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति का अधिक महत्व है। जो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक से यहाँ पर आएगा हमारा स्मरण शक्ति। उसके बाद दिया गया है कि साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग क्यों आवश्यक है? प्रमाणिकता के लिए, कानूनी कार्यवाही के लिए, अनुचित बात का खंडन करने के लिए। सो जो इंटरव्यू लेने वाला उसको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो कानूनी कार्यवाही करने का कोई दायित्व ही नहीं बनता। लेकिन अगर जो इंटरव्यू देने वाला है वो कुछ कहने लगे तो प्रमाणिकता के लिए कोई प्रमाण होना चाहिए हमारे पास, और उसकी कोई अनुचित बात का जो वो बोल रहा है खंडन करने के लिए। सो ए एंड सी दोनों राइट हैं, ऑप्शन डी इज राइट। साक्षात्कार में किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत द्वारा जाना जाता है। क्या जाना जाता है अभी? उसका व्यवहार, विचार या फिर स्मरण शक्ति। तो हम जानते हैं उसके विचार। उसके बाद दिया गया है कि साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तित्व को उजागर करना। उसके बाद दिया गया यहाँ पर कि किस साक्षात्कार में प्रश्नों की एक नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है। तो किस साक्षात्कार में दी जाती है? ये दी जाती है हमारी संचरित साक्षात्कार। उसके बाद दिया गया है कि व्याख्यात्मक साक्षात्कार का उद्देश्य होता है तथ्य के संबंध में स्पष्टीकरण, पक्ष को जानना यानी कि पक्ष विशेष को जानना, या फिर दोनों। तो दोनों होता है, ऑप्शन सी इज राइट। उसके बाद दिया गया है कि साक्षात्कार का महत्वपूर्ण अंग क्या है? साक्षात्कार का महत्वपूर्ण अंग होता है प्रश्नावली का निर्माण। निम्नलिखित कारकों के कारण अंतर्वीक्षा में त्रुटि हो सकती है। उत्तरों को सटीक रूप से दर्ज करने में विफलता, प्रत्यार्थियों को प्रत्युत्तर को प्रभावित करना। तो क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। सो ऑप्शन जो डी है इसमें ए एवं बी वो राइट है। सुव्यवस्थित साक्षात्कार के लिए प्रश्न तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से उपयोगी संकेत हैं। उपयोगी संकेत: आरंभिक प्रश्न शोध विषय से संबंधित होने चाहिए, सामान्य प्रश्न विशेष प्रश्नों से पूर्व होने चाहिए। दोनों ही राइट हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट, ए एवं बी दोनों। जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु एक मिथक है तो अर्थ होता है इसका कि विश्वास का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि वो बोल ही रहे हैं कि ये मिथक होता है। संचरित साक्षात्कार के लाभ हैं। संचरित साक्षात्कार के लाभ क्या होते हैं? अभी प्रश्नों को मानवीकृत कर देता है, दत्त प्रकरण सरल होता है यानी कि उत्तर देने का,
ए एवं बी दोनों, सो ऑप्शन सी इज राइट। उपभोक्ता साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? उपभोक्ता साक्षात्कार में एक गैर यादृच्छिक नमूना, पहचान की समस्या, प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह, या फिर ए एवं सी दोनों। तो पहचान की समस्या नहीं होगी, इसमें डी राइट है कि साक्षात्कार में प्रतिवादी से किसी भी विषय पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाता है। गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्रित साक्षात्कार। इनमें से कौन सा साक्षात्कार की तैयारी का एक चरण नहीं है? स्वयं का विश्लेषण करना, अपने कौशल को पहचानना, नकारात्मक होना। नकारात्मक होना ये कोई तैयारी का चरण नहीं है इंटरव्यू की। साक्षात्कार की तैयारी में अपनी नौकरी की स्थिति पर शोध करना कौन सा कदम है? अपनी नौकरी की स्थिति पर शोध करना भी साक्षात्कार की तैयारी में कहलाएगा हमारा तृतीय कदम। साक्षात्कार फाइल विकसित करना साक्षात्कार की तैयारी का अंतिम चरण है। यह बात है भाई सत्य, यह सत्य है। इनमें से कौन सा आत्म विश्लेषण का एक कदम नहीं है? पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना, उपलब्धियों की पहचान करना, उपलब्धियों का विश्लेषण करना, ये सभी इनमें से कोई भी नहीं है, सो ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद दिया गया है कि साक्षात्कार में कौन से कौशल का मूल्यांकन किया जाता है? सुनना, गाना, दौड़ना। सुनने का कौशल किया जाता है। इनमें से कौन सा दस्तावेज आपके साक्षात्कार में फाइल में होना आवश्यक नहीं है? साक्षात्कार पत्र यानी रेज्यूम लेटर जो होता है, मूल डिग्री, पारिवारिक फोटो होना जरूरी नहीं है। साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या आवश्यक है? अनैतिक व्यवहार, ये तो बिल्कुल गलत है ना। शांतचित होना आवश्यक है। रिज्यूम लेखन में क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? कार्यानुभव होता है, शिक्षा भी होती है, परियोजनाएं भी होती हैं, परिवार का इतिहास नहीं होता है। रिज्यूम लेखन का उद्देश्य क्या है? नौकरी, योग्यता एवं अनुभव प्रदर्शित करना, या फिर दोनों, सो ऑप्शन सी इज राइट, एवं भी दोनों। रिज्यूम का सामान्य प्रारूप क्या है? रिज्यूम का सामान्य प्रारूप होता है कालानुक्रमिक, कार्यात्मक एवं संयोजन। संयोजन में उसका पूरा डिटेल होती है। संयोजन डाटाबेस का सबसे बड़ा लाभ क्या है? संयोजन डाटाबेस का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ होता है कि कौशल एवं कार्य अनुभव को प्रदर्शित करना। उसके बाद दिया गया है कि संयोजन बायोडाटा का एक योग्य प्रारूप है। संयोजन बायोडाटा का एक अनुकूलन योग्य प्रारूप है। कौन सा प्रारूप अनुभागों पर बल देने की अनुमति देता है जो उस नौकरी के लिए हैं? कौन सा प्रारूप देता है? ये देता है हमारा प्रासंगिक प्रारूप, यानी कि उस प्रसंग के रूप में। एक संयोजन डाटाबेस का दोष है। संयोजन डाटाबेस का क्या दोष होता है? उसमें दीर्घ विवरण होता है। उसके बाद दिया गया है कि कालानुक्रमिक बायोडाटा किस पर अधिक केंद्रित होता है? वर्तमान अनुभव पर, कौशल पर, या फिर दोनों पर? ये होता है दोनों पर, सो ए एंड बी दोनों राइट है। कालानुक्रमिक बायोडाटा क्या सूचीबद्ध करता है? कालानुक्रमिक डाटा सूचीबद्ध करता है हमारे कौशल प्रदर्शन को। उसके बाद दिया गया है कि कार्यात्मक बायोडाटा किस पर अधिक बल देता है? कार्यात्मक बायोडाटा अधिक बल देता है क्षमता पर, हमारी क्षमता पर। कार्यात्मक बायोडाटा उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिनके पास रोजगार में क्या हो? विफलता हो, अंतराल हो, क्योंकि उनका पता चल जाता है कि उन्होंने इतने दिन ये वर्क कर रखा है किसी फील्ड में। कौन सा बायोडाटा का प्रारूप नौकरी के लिए उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है? उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है हमारा कार्यात्मक। रिज्यूम किस प्रकार का दस्तावेज है? रिज्यूम किस प्रकार का दस्तावेज है? औपचारिक। रिज्यूम लेखन क्यों आवश्यक है? योग्यताओं को सूचीबद्ध करने के लिए। ठीक है, तो 62 का क्या है? ऑप्शन ए इज राइट। कौन सा बायोडाटा वस्तुनिष्ठ विवरण के साथ शुरू होता है? वस्तुनिष्ठ विवरण के साथ कौन सा बायोडाटा शुरू होगा? हमारा संयोजन बायोडाटा। उसके बाद दिया गया है कि जिन आवेदकों के पास विविध कौशल है यह प्रारूप उनके लिए लाभप्रद है। तो कालानुक्रमिक, कार्यात्मक या संयोजन। जिनके पास विविध कौशल होता है तो उससे पता चल जाता है रेज्यूम में कि इन्होंने इस फील्ड में भी काम किया है, इस फील्ड में भी काम किया है। रिज्यूम लेखन का उद्देश्य क्या है? रिज्यूम लेखन का उद्देश्य कौशल एवं क्षमता को प्रदर्शित करना।
लिंक्ड इन क्या है? लिंक्ड इन होता है हमारा व्यावसायिक एवं सामाजिक नेटवर्क सेवा, याद रखना ये, यानी कि कमर्शियल एंड सोशल नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क हमारा ये है, ठीक है, सर्विस, इसको याद कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज राइट। लिंक्डइन की स्थापना कब हुई? लिंक्डइन की स्थापना हुई थी हमारी 28 दिसंबर सन 2002 में। और लिंक्डइन को संचालित कब किया गया था? संचालित किया गया था सन 2003 में। लिंक्डइन प्रोफाइल एक ऐसा पोस्ट है जो निम्न विवरण को प्रस्तुत करता है: शिक्षा संबंधी, व्यक्तिगत सूचनाएं, या फिर दोनों दोनों करता है, सो ऑप्शन सी इज राइट। लिंक्डइन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, लिंक्डइन के माध्यम से उच्च मूल्य वाली सामग्री, क्योंकि ये हमें रोजगार के अवसर प्रदान करता है। लिंक्डइन का उपयोग अधिकतर क्यों किया जाता है? नौकरी खोजने के लिए। लिंक्डइन शिष्टाचार क्या है? किसी अन्य के विचारों को टैग करना, विशेष पोस्ट पर टिप्पणी करना, लिंक जो टिप्पणियों में लिंक साझा करना, ये सभी इसके कार्य होते हैं, सो ऑप्शन डी इज राइट। लिंक्डइन का उपयोग किया जाता है नेटवर्क बनाने में, अनुसरण करने में, नौकरी खोजने के लिए, या फिर ये सभी इन कार्यों में किया जाता है, ऑप्शन डी इज राइट। लिंक्डइन बनाने में सहायता करता है, क्या सहायता करता है? आभासी संबंध, यानी कि कोई भी हमने किसी चीज़ से जो भी आभास किया हो, पहले सीखा हो। समूह चर्चा किस प्रकार का संचार है? समूह चर्चा होता है हमारा औपचारिक संचार। समूह चर्चा में व्यक्ति एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, पक्ष पर, विपक्ष पर, या फिर दोनों पर करते हैं। समूह चर्चा में सभी प्रतिभागी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। अपने विचार किस रूप से प्रस्तुत करते हैं? व्यक्तिगत, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग अलग विचार रखता है, सबके अलग अलग विचार होते हैं। समूह चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विचारों की विविधता। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार समान होंगे, सभी के विचार अलग अलग होते हैं, विचारों में विविधता पाई जाती है। उसके बाद है समूह चर्चा के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं? कौशल, ज्ञान, नेतृत्व, या फिर ये सभी। तो क्या होता है? ये सभी आवश्यक है, ऑप्शन डी इज राइट। समूह चर्चा में किसको अस्वीकार कर दिया जाता है? प्रतिभाशाली, विकलांग, वो भी विचार तो रख सकता है, लेकिन मूक वक्ता वो विचार नहीं रख सकता, सो इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। समूह चर्चा किस प्रकार उपयोगी है? समस्या समाधान के लिए, व्यवहार का अवलोकन करने के लिए, या फिर दोनों के लिए। तो दोनों के लिए, ऑप्शन सी इज राइट। समूह चर्चा के दौरान संचार में महत्वपूर्ण है स्पष्टता, संक्षिप्तता। इसमें ऑप्शन सी राइट है, क्योंकि ए एवं दो राइट हैं। समूह चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? समूह चर्चा के दौरान धैर्य रखना, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं कि किसी से भी एकदम तेज बोल जाना। समूह चर्चा पद्धति छात्रों को खोजने की अनुमति देता है। क्या खोजने की अनुमति देता है? नए विचारों को। जब हम एक साथ बैठेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तो कुछ भी नई चीज़ का क्या है, हमें पता चल सकता है। समूह चर्चा में हमें क्या होना चाहिए? हावी, व्यक्तिपरक, अज्ञान ये नहीं होना चाहिए, मुखर होना चाहिए। समूह चर्चा क्या है? दो व्यक्तियों के मध्य बहस नहीं, मित्रों के मध्य वार्तालाप ये भी नहीं है, व्यक्तियों के एक समूह के मध्य एक संगठित चर्चा। तो ऑप्शन सी राइट है। समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य होता है आपसी निर्णय या समाधान पर पहुंचना। उसके बाद आता है हमारा कि समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल है? समूह चर्चा में से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कौशल है? अशाब्दिक संप्रेषण। उसके बाद दिया गया कि किस प्रकार की समूह चर्चा में प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं, ये करते हैं हमारी मस्तिष्क उद्वेलन में। समूह चर्चा में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? समूह चर्चा में भावनात्मक स्थिरता, शत्रुता ये नहीं है, भी अज्ञानता भी नहीं है, आक्रामकता भी नहीं है, सो ऑप्शन ए इज राइट। समूह चर्चा से क्या होता है? सत्य को आगे बढ़ाना चाहिए, बेईमानी को आगे बढ़ाना चाहिए, व्यक्तिगत गौरव को आगे बढ़ाना चाहिए, सो ऑप्शन ए राइट है, सत्य को आगे बढ़ाना चाहिए। समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? तथ्य बोलने से, प्रश्न पूछने से, तेजी से बोलने से, स्पष्टता के साथ बोलने से। तो तेजी से बोलने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि झूठ को अगर आप तेजी से बोलोगे तो वो सच हो जाएगा। समूह चर्चा में पहला चरण क्या है? व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत करना, दूसरों को विचार साझा करने के लिए बाधित करना,
दूसरे की दृष्टिकोण को सुनना, विषय की आलोचना करना। तो क्या आवश्यक होता है? दूसरे की दृष्टिकोण को सुनना। समूह चर्चा में संभावित चुनौतियां क्या है? श्रवण कौशल में सुधार, विभिन्न दृष्टिकोणों से सीमित संपर्क, यानी कि विभिन्न दृष्टिकोण, समूह चर्चा में सभी के विभिन्न दृष्टिकोण होंगे और उनसे सीमित संपर्क होगा। समूह चर्चा में चुनौतियों में से एक है सहयोगात्मक समस्या समाधान। चुनौती क्या है? संवर्धित संचार कौशल, परस्पर विरोधी विचार को प्रतिबंधित करने में कठिनाई। सो ऑप्शन सी इज राइट। समूह चर्चा में सक्रिय भागीदारी में क्या आवश्यक है? तटस्थ रुख बनाए रखें, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को मजबूत करना। उसके बाद दिया गया है कि विषय की गहरी समझ होना, विषय की गहरी समझ होना किसी के भी बारे में, जब भी हम कोई निर्णय ले पाएंगे। प्रभावी समूह चर्चा की विशेषता यह है प्रतिभागियों पर हावी होना, प्रतिस्पर्धा का उच्च स्तर, सक्रिय रूप से सुनना, सक्रिय रूप से सुनना। अगर हम किसी को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उस पर कोई निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। थैंक यू।